can start. नमस्कार, मैं रुचिता चौहान, प्रवक्ता जीव विज्ञान, और मेरा आज के सेशन का विषय है मॉड्यूल की कार्य योजना का निर्माण तथा मॉड्यूल विकास की प्रक्रिया। इसको शुरू करने से पहले मैं संक्षेप में अपना इंट्रो दे देती हूँ। वर्तमान में मैं GGIC लखनऊ में कार्यरत हूँ एज ए बायोलॉजी लेक्चरर। इससे पूर्व 4.5 साल लगभग मैंने SCRT में मेरा मुख्य कार्य था ट्रेनिंग कराना और मॉड्यूल बनवाना। तो लगभग 8-10 मॉड्यूल मैंने बनवाए हैं और ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है। तो इसको मैं अगर एक सिंपल लाइन में एक्सप्लेन करूँ, दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल जब हम बनाते हैं तो चीज़ें स्टेप वाइज हम लिखते हैं मॉड्यूल में। तो मॉड्यूल बनाने से पहले हमारे 10 दिन की जो रिसर्च होती है, जो बंदा वर्कशॉप आयोजित कराता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस पर पहले मैं बात करूँगी। पहले तो ये कि ये मॉड्यूल जो है वो हमें स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी आइडेंटिटी होगी। तो पहले तो हमें ये दिमाग में रखना होगा। दूसरी चीज़ कि जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल का जो टॉपिक है वो हमारे एनुअल वर्क प्लान या समग्र शिक्षा अभियान में डिसाइड हो जाता है। तो जो भी बंदा इसकी वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहा है वो इससे पहले से ही आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा, विजन क्लियर करना होगा। आपका टॉपिक डिसाइडेड है, उस टॉपिक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, उन चैप्टर्स का क्या क्या नाम होगा और उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, इस पे आपको होमवर्क करना होगा। अच्छा, ये इस होमवर्क के लिए आप अपने अनुभव और गूगल की हेल्प और आप CBSE की वर्कशॉप को ज़रूर फॉलो करिए। मुझे लगता है कि CBSE की जो वर्कशॉप है बहुत स्टैंडर्डाइज है, तो उनको आप फॉलो करेंगे तो अपनी चीज़ों को हम नेशनल या स्टेट लेवल पे प्रेजेंट करने लायक होंगे। अच्छा, अब ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। क्लियर होने के बाद आपने वर्कशॉप कंडक्ट करी। वर्कशॉप कंडक्ट करने में आपका विजन एकदम क्लियर है। आपने प्रतिभागियों को निर्देश दिए कि इस दिशा में ऐसा ऐसा होना है, और प्रतिभागियों से भी आपको भी मतलब शेयरिंग ऑफ थॉट्स होंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें डाली जा सकती हैं। इससे आपका पहले किसी होमवर्क करने पे आपका टाइम सेव होगा। दूसरी मॉड्यूल बनाने से पहले की सारी बातें मैं कर रही हूँ। दूसरी चीज, जो मॉड्यूल हम बनाने चल रहे हैं तो हमें ये स्टडी करनी होगी कि प्रेजेंट के कौन कौन से नए विषय हैं जिन पे हमें काम करना है। ठीक है, तो ये स्टडी हमको करनी होगी। जैसे इस समय मैं आपको बताऊं, हॉट्स पे काफी फोकस है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, HOTS करके कहा जाता है। पहले क्या होता था, हम लोग रोटे लर्निंग पे फोकस करते थे। ठीक है, लेकिन अब जो फोकस हमें करना है वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे करना है। मॉड्यूल में आप उसमें रीजनिंग रखिए, एनालाइजिंग रखिए, ऑब्जर्वेशन स्किल रखिए, इस तरीके के स्किल्स आपको यूज करनी होंगी। और मॉड्यूल हमें बहुत क्लियर लिखना है, क्योंकि अगर हम मॉड्यूल क्लियर नहीं लिखेंगे तो पहले तो SCRT लेवल पे, फिर डाइट लेवल से जो निचला स्तर वहां तक जाता है, फिर ट्रांसमिशन लॉस होगा। अगर आपने मॉड्यूल में स्पष्ट चीजें नहीं लिखी हैं तो एवरीथिंग आपको सब कुछ मॉड्यूल में स्पष्ट कर देना है कि जिससे दूसरे बंदे को किसी अन्य चीज का सहारा ना लेना पड़े। मतलब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि सुगमकर्ता जो है आपका, उसको मान लीजिए जो ट्रेनर है, रिसोर्स पर्सन के लिए केवल यही डॉक्यूमेंट है, इसके सिवा उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सोच करके आपको मॉड्यूल डिजाइन करना है या बनाना है। नेक्स्ट, हमें जो मॉड्यूल की एक्टिविटीज हैं या प्रेजेंटेशन है, इस तरीके से डिसाइड करने होंगे कि जो मतलब मेरा अनुभव ये रहा है कि ट्रेनिंग्स में अधिकतर लोग पैसिव मोड में होते हैं और उनका अधिकतर अगर अच्छी प्रेजेंटेशंस नहीं है या एक्टिविटीज नहीं है तो प्रतिभागी अधिकतर सोते हुए मिलते हैं। तो ये चीज नहीं होनी, हमें ऐसी एक्टिविटीज या प्रेजेंटेशन डालना है जिसमें जो आपका प्रतिभागी है वो पैसिव मोड में ना आए, और ट्रेनिंग के जो लास्ट डे ट्रेनिंग का, चाहे 3 दिन की ट्रेनिंग हो या 5 दिन की ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग में वो आपके रिसोर्स फैकल्टी से अटैच्ड हो जाए।
ठीक है, उसकी बॉन्डिंग बन जाए, तभी अगर हम अटैच्ड होंगे तभी आपकी स्ट्रैटेजीज, आपके मेथड्स जो भी आपने पढ़ाया है वो जाकर के हम स्कूल में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं, अभी मैंने पहले भी ऐसे बात की आपसे कि जो हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, मॉड्यूल हम रोटे लर्निंग पे ना फोकस करें, हमारी प्रेजेंटेशन, हमारी एक्टिविटीज, हमारी मेथोडोलॉजी इस तरीके की होनी चाहिए कि वो एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग पे फोकस करें, या इससे पहले मैंने कहा था हॉट्स पे फोकस करें, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे फोकस करें। अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि मेरे द्वारा जो जो मॉड्यूल बनाए गए हैं, हेल्थ एंड हाइजीन बनाया गया है, योगा बनाया गया है, आपका सोशल साइंस बनाया गया है, और सोशल साइंस बनाया गया है, आपका ईवीएस बनाया गया है, अर्ली ग्रेड रीडिंग इंग्लिश, अर्ली ग्रेड अर्ली न्यूमरेसी, ठीक है, और जो आपका लर्निंग आउटकम का जो डॉक्यूमेंट है, उसमें जो डॉक्यूमेंट है या आपका ट्रेनिंग का मॉड्यूल है या पोस्टर्स है, लीफलेट है, वो सब काफी मैंने मतलब काफी प्रयास किया था उसको अच्छा करने में कि ये प्रेजेंट करेगा हमको स्टेट लेवल पे, और काफी हद तक उसमें सफलता प्राप्त भी हुई है। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि हमें मेरा टॉपिक क्या है और हम किस तरीके से मेरे आज के सेशन का, या शेयरिंग सेशन कहूंगी मैं इसको, शेयरिंग सेशन का टॉपिक है शिक्षण प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्माण तथा मॉड्यूल विकास की प्रक्रिया। इसमें हम जाएं तो मैंने इसमें लिखा है कि मॉड्यूल निर्माण की प्रक्रिया के क्रम निम्नवत है। तो क्रम निम्नवत इसलिए लिखा है कि मॉड्यूल जब बनता है तो उसके कुछ उसके जो सीरियल नंबर्स होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं कि ये चीजें इस सीरियल नंबर में होनी चाहिए। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका मॉड्यूल का परिचय या भूमिका। तो मॉड्यूल का परिचय या भूमिका बहुत जिस्ट है, उसकी जान है मॉड्यूल का परिचय। तो मॉड्यूल के परिचय में पहले तो जो हमारा पहले स्टेट नीड है हमारी, ठीक है, स्टेट नीड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, फिर उसके बाद जो आपका टॉपिक है उसकी ब्रीफिंग करें, फिर ब्रीफिंग करने के बाद ये किसके लिए बना है, ठीक, फिर ये किस प्रकार टीचर और बच्चे को किस तरीके से अफेक्ट करेगा, किस तरीके से ये बच्चों की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करेगा या लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाएगा। अब दूसरी बात आती है प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण बातें। जब वो मॉड्यूल बनाए तो मॉड्यूल का पहला होगा आपका मॉड्यूल का परिचय या भूमिका, दूसरा आता है प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातें। आप यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें भी लिख सकते हैं और महत्वपूर्ण नियम भी लिख सकते हैं। अब नियम जो आपके हैं, नियम आपके किस प्रकार होंगे, नियम देखिए कक्ष को लेकर के होते हैं जहां पर आपका ऑडियो होता है या हॉल होता है जहां पे प्रशिक्षण होता है, ठीक, उसमें वहां का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब मैं ट्रेनिंग कराती थी तो एक तो पहले उसको बहुत सारे पोस्टर्स, ड्राइंग या वीडियो या पीपीटी चलवा देती थी, उस पर हल्का सा लाइट म्यूजिक, जिससे जब लोग आए तो उनको बहुत मोनोटोनस एटमॉस्फेयर ना लगे और लगे कि हम किसी अच्छी जगह आए और कुछ रचनात्मक करने जा रहे हैं। तो आपका जो कक्ष होना चाहिए प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातों में पहले कक्ष के लिए क्या क्या नियम है, कक्ष कैसा होना चाहिए, फिर प्रतिभागियों की संख्या, हमें हॉल के अनुरूप ही देख लेना चाहिए, इसमें बैठने की कितनी व्यवस्था है, उसी के अनुरूप हमें जो प्रतिभागी हैं उनको बुलाना है, 35 है, 40 है, 50 पर नॉट अबव 50। सुगमकर्ता व प्रतिभागियों से अपेक्षा। अब सुगमकर्ता जो आपका रिसोर्स है, रिसोर्स पर्सन है, उससे क्या अपेक्षा है और आपके जो पार्टिसिपेंट्स आए उनसे क्या अपेक्षा है। बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं कि जो रिसोर्स पर्सन है वो धैर्यपूर्वक प्रतिभागियों को सुने, या प्रतिभागियों से अपेक्षा, मैं एक दो एग्जांपल दे रही हूँ केवल, और प्रतिभागियों से अपेक्षा रहती है कि वो अगर उन्हें कुछ कहना है तो हैंड रेज करे, वो भी धैर्यपूर्वक ही प्रश्नों का उत्तर दे और वातावरण वहां का अच्छा रखे। और प्रत्येक सत्र हेतु नियम, प्रत्येक सत्र हेतु या सत्र हेतु नियम भी हम लिख सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के नियम, अगर हमने प्रेजेंटेशन रखा है तो प्रेजेंटेशन के दौरान हमें किन किन नियमों का पालन करना है।
फिर मॉर्निंग का जो सेशन होता है, मॉर्निंग सेशन में मैं रिकैप करवाती थी, या रिकैप कहिए, रिवाइज कहिए, ठीक है, या हिंदी में पुनरावलोकन। तो ये रिवाइज का जो पैटर्न है, आपने एक दिन पहले जो पढ़ाया उसको मॉर्निंग में रिवाइज जरूर करा लीजिए। डायलॉग सिमुलेशन के थ्रू आप उसको रिवाइज कराइए, फटाफट रिवाइज करा लिया। और शाम को जो समराइजेशन है, तो समराइज और जो पुनरावलोकन है, इससे संबंधित जितने भी नियम है, और अटेंडेंस, और मॉर्निंग में कितने बजे पहुंचना है और इवनिंग में कितने बजे आपका सेशन ओवर होगा या क्लास ट्रेनिंग ओवर होगी, तो इससे संबंधित जितने भी नियम है वो आपके प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातों में आ जाएंगे। फिर एक चीज और, प्रशिक्षण हेतु जो आवश्यक सामग्री यूज की गई है उसके लिए भी नियम इसी के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातों में हम किन किन चीजों को सम्मिलित करेंगे। मॉड्यूल के व्यापक उद्देश्य। अब मॉड्यूल के जो व्यापक उद्देश्य होते हैं वो शिक्षक को लेकर के होते हैं, ठीक है, पूरी व्यवस्था शिक्षक को लेकर के आपके व्यापक उद्देश्य हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसे इससे पहले तो एनसीएफ था, एनसीएफ को ही हम फॉलो करते थे टीचिंग लर्निंग में। इस समय आपकी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 आ गई है। तो नेशनल पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित मानकों के अनुरूप शिक्षकों को शिक्षण करने हेतु सक्षम बनाना, ठीक है, एक ये व्यापक उद्देश्य हो गया। फिर अगर सामाजिक विषय की हम बात करें तो एक कि शिक्षकों को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से शिक्षण करने हेतु सक्षम बनाना। फिर नेक्स्ट, कक्षा में प्रत्येक बच्चे की प्रगति का आकलन करने का कौशल शिक्षक में विकसित करना। उसके साथ साथ ही जो आपकी रिमेडियल टीचिंग है या उपचारात्मक शिक्षण की जो क्रियाविधि है उसके प्रबंधन हेतु भी शिक्षक को सक्षम करना। प्लस 2-3 मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि जिससे आपके जो मॉड्यूल के व्यापक उद्देश्य लिखे तो उसमें आपको परेशानी या दिक्कत ना आए। अब जैसे कोई आपका एसएसटी ही है, संबंधित विषय में जो नई चीजें आ रही हैं, मैथ सम्मिलित किए गए जो नए विषय हैं, उन विषयों को या कठिन विषय है उन विषयों को किस तरीके से या कितनी सरलता सहजता से बच्चों को समझाए, इसके लिए शिक्षक को सक्षम बनाना। अब नेक्स्ट आपका आ जाता कार्ययोजना। कार्ययोजना बहुत बहुत महत्वपूर्ण। कार्ययोजना के द्वारा जितने भी प्रतिभागी हैं वो ये जानेंगे कि इस प्रशिक्षण की रूपरेखा क्या है, लंच टाइम क्या है, टीप क्या है, प्रेजेंटेशन कब होना है और आपके सेशंस क्या है। और मेरा ये मानना है कि जब हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो मॉर्निंग में ही फोल्डर के साथ कार्ययोजना की कॉपी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको दे दी जाए। और अभी मेरे ऊपर बात हुई थी कि इस वाले में कि प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातों में कक्षा कक्ष का जो एटमॉस्फेयर है उसको अच्छा बनाने के लिए कि लोगों को अच्छा लगे, बैठने में इंटरेस्ट आए, तो हम कार्य योजना का वीडियो या पीपीटी बना के हल्की सी म्यूजिक के साथ वहां पे प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करा सकते हैं। अब कार्य योजना, जैसे मैं कार्य योजना में बात करती हूँ, मैंने एग्जाम्पल लिया है कि मैं सहायक अध्यापकों का सामाजिक विषय पर 3 दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्य योजना बनाया है मैंने। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब कार्य योजना मैंने केवल 1 दिन की बनाई है कि आपको समझाने के लिए कि मतलब 1 दिन से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने प्रथम दिवस लिया है, मैंने डेट नहीं डाली है, डेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मॉर्निंग में जैसे 9:30 से 10 आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और 10 to 11:30 आपका उद्घाटन सत्र है, स्वागत भाषण है, जो भी आपका हेड होगा वो, आयोजन और आयोजकों, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है थोड़ा, आयोजकों और प्रतिभागियों का परिचय, जो आपकी रिसोर्स फैकल्टी है, ठीक है, रिसोर्स फैकल्टी और आपके जो पार्टिसिपेंट्स उनका इंट्रो होगा और प्रतिभागियों की अपेक्षाएं। फिर नीचे जो है ये आपका है, चाय है, फिर सत्र है, फिर भोजन है, फिर सत्र है, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर सत्र। तो मैं बात करती हूँ पहले दिन की। पहले दिन में ये है
कि आपका रजिस्ट्रेशन और जो ओपनिंग सेशन है इसको छोड़ करके केवल 4 ही सत्र रखे जाएं तो बेहतर होगा, और उन 4 सत्रों में भी एक प्रेजेंटेशन का हो। प्रेजेंटेशन का सत्र होने से होगा कि उनकी झिझक खुलेगी, वो कंफर्टेबल हो जाएंगे जो प्रतिभागी आए हैं, ठीक है। और जब कोई कंफर्टेबल हो जाता है तभी आपकी बात को सुनता है। अब बात मैं करूंगी कि आपका, मैंने बात की कि केवल 4 ही सत्र हों। इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपका प्री टेस्ट बनाते हैं, मैंने बहुत जगह ट्रेनिंग्स की हैं, उपाम वगैरह गई हूँ ट्रेनिंग के लिए, तो मैंने देखा प्री टेस्ट कोई फिल अब नहीं कराता है। प्रेजेंटली प्री टेस्ट नहीं कराया जाता, तक बड़ा उबाऊ हो जाता है प्री टेस्ट को उतना पूरा भरना। तो प्री टेस्ट की जगह मुझे लगता है कि एक कॉन्वर्सेशन कर लिया जाए या डायलॉग सिमुलेशन हमारे प्रतिभागियों से कर लिया जाए और उनसे उनकी अपेक्षाओं पे चर्चा कर ली जाए, तो टीचर क्या होगा, आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएगा और आपको सुनने के लिए रेडी हो जाएगा। और सेशन का जो टाइम है, सेशन हमारा 1.5 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आप बढ़ा भी सकते हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत उबाऊ, मोनोटनी हो जाती है, बोरिंग हो जाता है सेशन 1.5 घंटे से ऊपर का। उसकी जगह आप प्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, हम लोग इसी में जो कार्य योजना है, कार्य योजना में ही हम समराइजेशन और आपका रिकैप सेशन जरूर लिखें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बात कही, हमें सब कुछ मॉड्यूल में लिख देना है, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो इसका ट्रांसमिशन लॉस होगा। जो हम देना चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। ठीक, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, तो वो नहीं हो पाएगा। तो हमारा समराइजेशन और रिकैप वाला मॉर्निंग में सत्र 15-15 मिनट का जरूर होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन, जैसे आपका एक दिन में प्रेजेंटेशन, 2 प्रेजेंटेशन आपके जरूर होने चाहिए। 2 प्रेजेंटेशन से ये रहेगा, जो आपका पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आप इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि ये कितना समझ रहे हैं, इवैल्यूएट कर पाएंगे और उनके बिहेवियर को भी चेंज कर पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, एक ही दिन का बनाया है। जैसे मैंने 3 दिनों का बताया आपको, जो थर्ड डे है, थर्ड डे का जैसे सेकेंड डे, तो सेकेंड डे में भी आप मॉर्निंग में एक रिकैप, इवनिंग में समराइज, फिर सेकेंड डे में आपने रखा, फिर थर्ड डे में मॉर्निंग में समराइज और इवनिंग में मॉर्निंग में रिकैप और इवनिंग में समराइज से रखेंगे। और थर्ड डे की इवनिंग में 4 से 5 का समय जो होगा वो वैलिडिक्टरी सेशन होगा या विदाई का सेशन वो होता है। तो उस वैलिडिक्टरी सेशन के लिए हम एक क्वेश्चन आर डेवलप करेंगे। उस क्वेश्चन आर से हम ये जानेंगे कि हमने जो डिलीवर किया है उसकी क्वालिटी क्या है, हमारा मॉड्यूल कैसा है, हमारा रिसोर्स पर्सन कैसा है, हमारी स्ट्रैटेजी मेथोडोलॉजी कैसी है, और हमारा जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। तो इन सारी चीज़ों को वैलिडेट करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आर तैयार किया है। तो इसमें पहला मैं आपको बताऊंगी, पहला है कि मॉड्यूल का स्प्लिट अप, मॉड्यूल का हमने विभाजन कैसे किया है। मॉड्यूल का विभाजन प्रभावी है, अप्रभावी है, कुछ हद तक प्रभावी है। अब रिसोर्स पर्सन है, अब नेक्स्ट इसी में है, पहले हमने लिया कि मॉड्यूल का विभाजन कैसा था, फिर दूसरा हमने लिया कि रिसोर्स पर्सन क्या वो ओपन डिस्कशन के लिए इनकरेज करता है प्रतिभागियों को या केवल आंसर्स देता है क्वेश्चंस के। प्लस जो प्रेजेंटेशन है आपका, नेक्स्ट जो है इसमें थर्ड, जो इवैल्यूएशन हमें करना है वैलिडेटरी सेशन में, जिसको हम पोस्ट टेस्ट भी कह सकते हैं। ये देखिए, वैलिडेटरी सत्र हेतु प्रश्नावली पोस्ट टेस्ट का विकास। अब जो पोस्ट टेस्ट है हमारा, इसमें हम टेस्ट करेंगे कि हमारा मॉड्यूल कैसा है। मॉड्यूल की हमने बात कर ली कि उसका विभाजन कैसा था, और विभाजन कैसा था, प्रभावशाली था, नहीं प्रभावशाली था, उपयोगी था, इस तरीके के हम उसमें टूल्स बना सकते हैं। प्रेजेंटर कैसा था, वो बात मैंने आपसे कर ली। प्लस जो प्रेजेंटर था, जो उसने पर्टिकुलर टॉपिक प्रेजेंट किया, क्या वो क्लियर था,
डिफाइन था, यूजफुल था, क्या समटाइम्स यूजफुल था, समटाइम्स कंफ्यूजिंग था, या आपका मैकेनिकल था, मोनोटोनस था। तो ये जो टूल्स आप बनाएंगे तो वो हमें लगा कि आपने जैसे डाल दिया कि जो आपका रिसोर्स पर्सन है, रिसोर्स पर्सन के द्वारा किया गया जो प्रेजेंटेशन है वो कैसा किया गया प्रेजेंटेशन, तो आप नीचे डाल सकते हैं क्लियर, डिफाइन और यूजफुल। फिर बी में आप डाल सकते हैं समटाइम्स क्लियर, समटाइम्स कंफ्यूजिंग, फिर मैकेनिकल एंड मोनोटोनस। फिर जो प्रेजेंटर है या रिसोर्स पर्सन है, तो रिसोर्स पर्सन ने जो एक्टिविटी, मेथोडोलॉजी, स्ट्रैटेजीज जो यूज करी हैं, क्या आप उसको स्कूल सिचुएशन में एप्लीकेबल है? तो वेरी इफेक्टिवली या नॉट इफेक्टिवली की बात करते हैं इसमें। नेक्स्ट, जो आपका रिसोर्स फैकल्टी है, रिसोर्स फैकल्टी और आपका जो प्रतिभागी है, इनके बीच इंटरेक्शन का लेवल क्या था? हाई था, एवरेज था, पुअर था। ड्यूरेशन ऑफ सेशन कैसे थे? एडुकेट थे, इनएडुकेट थे, ये मॉडरेटली एडुकेट थे। तो आपको ये देखना है कि इसमें हम देख रहे हैं कि हम सारी चीजें इवैल्यूएट कर रहे हैं, ट्रेनिंग का हर एक पोर्शन, चाहे वो आपका ट्रेनर हो, चाहे वो आपका मॉड्यूल हो, चाहे वो आपकी टीचिंग लर्निंग एड हो, ठीक, इवन सेशंस को भी हम इसमें इवैल्यूएट करते हैं। वैलिडेटरी सेशन हेतु जो हम पोस्ट टेस्ट, वैलिडेटरी सेशन हेतु जो प्रश्नावली बनाते हैं, इसको मैंने पोस्ट टेस्ट भी लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट चीज जो है कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग एड्स इन ट्रेनिंग। अब जो आपका रिसोर्स पर्सन है उसने कौन कौन से टीचिंग एड्स को यूज किया? हो सकता है केवल उसने ब्लैक बोर्ड यूज किया हो सकता है उसने केवल वीडियो यूज किया हो सकता है उसने केवल ऑडियो यूज किया हो सकता है कि मल्टीमीडिया यूज किया हो। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन आज तैयार करेंगे। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉड्यूल या मटेरियल था वो टाइमली था कि डिलेड था। फिर लास्ट जो इसका क्वेश्चन है उसमें ये है कि इस ट्रेनिंग के बाद क्या क्या चेंजेस आए, मतलब जो टीचर्स आए हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या वो अपने आप को सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह पाते हैं या फैसिलिटेटर और ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन की तरह पाते हैं। फिर नेक्स्ट हम इसमें रख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग है उसके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। तो वीक पॉइंट से हम वीक पॉइंट्स अगर लिखे जाएंगे तो उसको हम एनालाइज करके नेक्स्ट टाइम हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे जहां से आपका मॉड्यूल स्टार्ट होता है। जैसे मॉड्यूल स्टार्ट हमने लिया है अध्याय 1। अब जो मॉड्यूल्स हैं वो अध्याय के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। पहले जो लिखे जाते थे वो सेशंस के अकॉर्डिंग लिखे जाते थे। मैंने भी कोशिश की है कई मॉड्यूल्स में कि उनको चैप्टर्स में ही लिखूं। अध्याय 1 मैंने एग्जाम्पल लिया है, कि भारत के राज्य, स्टेट्स ऑफ इंडिया ले लिया। फिर हम अवधारणा लेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर जो आपका चैप्टर, इसमें किन किन अवधारणाओं पे बात करनी है या एक्टिविटी करनी है, क्योंकि एक चैप्टर को आप एक अवधारणा में समेट नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अवधारणा के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे। अवधारणा के अंतर्गत उन टॉपिक्स को लिखना है जिनको हमें एक्टिविटी के द्वारा टीचर्स को समझाना है। अब अवधारणा में जैसे मैंने लिया है कि भारत के नक्शे पर राज्यों का स्थान, अवधारणा 1। अवधारणा 2, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर, स्थलाकृति और नदियां, और आपका जलवायु तथा वनस्पति। अब इन्हीं अवधारणाओं से रिलेटेड आप क्या करेंगे? उद्देश्य बनाएंगे। अवधारणा आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद उद्देश्य बनाएंगे। उद्देश्य देखिए तो यहाँ पे डिफरेंस है, जो आपने पहले व्यापक उद्देश्य बनाए थे वो शिक्षक के लिए बनेंगे, और जो ये वाले उद्देश्य हैं जो पर्टिकुलर आपके चैप्टर से रिलेटेड है वो बच्चे के संदर्भ में बनेंगे। जैसे छात्र या छात्रा भारत के नक्शे पर जिस राज्य में वो रहता है उसको ढूंढ लेता है। छात्र या छात्रा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर कर लेता है। ठीक,
छात्र या छात्रा जिस राज्य में रहते हैं उसकी सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हैं। तो जब हम उद्देश्य बनाएं तो हमें एक्शन वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जैसे आपको ढूंढ लेते हैं, सूची बना लेते हैं, अंतर कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी सराहना, दैट मीन्स अफेक्टिव डोमेन कहीं ना कहीं यहाँ पे आया। तो जब भी हम उद्देश्य बनाएं तो हम पहले तो आपको कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन तीनों को हमें लेना पड़ेगा, और हमें एक्शन वर्ब यूज करने होंगे जिससे हमारा जो हमारे उद्देश्य है उनको हम मेजर कर सके कि भैया वो उद्देश्य हमारे पूरे हुए हैं कि नहीं पूरे हुए। अब नेक्स्ट हमारा आता है गतिविधि का नाम। गतिविधि का नाम मैंने लिया है उत्तर प्रदेश में यात्रा। हम लोग गतिविधि का नाम दे देते, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता, मॉड्यूल में भी अच्छा लगता, और मतलब जो लोग क्लास लेते हैं उनको भी अच्छा लगता है और प्रतिभागियों को भी अच्छा लगता है कि भाई ये गतिविधि हम कराने जा रहे हैं। अब उस पर्टिकुलर आपकी एक्टिविटी के लिए स्ट्रैटेजी या मेथोडोलॉजी जो भी है आपकी, उसके लिए आवश्यक सामग्री, अगर आवश्यक सामग्री का यहाँ पे उल्लेख रहेगा तो जो हमारा रिसोर्स पर्सन है उसको उसके कलेक्शन या ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है प्रस्तावना। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो जो प्रस्तावना है आपकी, जो आपने अवधारणा ली है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, जो आपने अवधारणा ली है, ठीक है, इस अवधारणा से रिलेटेड ही आपकी प्रस्तावना रहेगी। प्रस्तावना के लिए आप राइटअप भी लिख सकते हैं, प्रस्तावना के लिए आप वीडियो दिखा सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन दिखा सकते हैं, कोई आप पीपीटी दिखा सकते हैं। तो और मुझे लगता है कि आप एक टॉपिक को समझाने के लिए कई चीज़ों का सहारा लीजिए। आप राइटअप का भी लीजिए, आप वीडियो भी दिखाइए, आप पीपीटी भी दिखाइए, और अपना खुद का भी एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो मैंने जो एक्टिविटी डिज़ाइन करी है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे डिसाइड करी है, क्योंकि मैं रिसेंटली देखती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं या हमारे स्टेट की अगर बात करें तो उनकी कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्किल, ऑब्जर्वेशनल स्किल और जो एप्लीकेशन स्किल है वो बहुत वीक है। तो हम बच्चे तक तो डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, तो हमें पहले शुरुआत करनी होगी टीचर से। जहाँ टीचर के बिहेवियर में हम चेंज कर लेंगे, उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हम ले आएंगे, तो ये दिक्कत हमारी किसी ना किसी हद तक, हमें लगता है कि 100% नहीं तो 50% तो ये चीज़ दूर ही कर सकते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाली। और मैंने डिज़ाइन करी है कि आपका दोस्त अमेरिका से पहली बार आ रहा है, ठीक है, वो आपके राज्य को एक्सप्लोर करना चाहता है, और उसके लिए एक आप ट्रिप मतलब आयोजित करिए, उसका ट्रिप का प्रबंधन उसके लिए अपने दोस्त के लिए करिए। अगर आपने इस चैप्टर में अगर इस चैप्टर में बच्चे ने भारत के राज्य देख लिए हैं नक्शे पे, आपने एक्सप्लेन कर दिया पीपीटी, वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसे भी करके, तो बच्चा अगर लखनऊ में रहता है तो वो अपने दोस्त के लिए एक्टिविटी, अपने दोस्त के लिए ट्रिप डिजाइन कर लेगा। कैसे? अब लेकिन ये देना है आपको उसमें कि जो एक्टिविटी वो डिजाइन करे उसमें जो आपका स्टेट है, स्टेट का पर्टिकुलर कुजिन, स्टेट का पर्टिकुलर ड्रेस, स्टेट का पर्टिकुलर क्राफ्ट और स्टेट के पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट्स। तो अगर बच्चे को ये चीज क्लियर हो गई, सारे स्टेट्स क्लियर हो गए हैं और उसकी स्टेट्स और उसकी जो मेजर सिटीज क्लियर हो गई हैं, तो ये बच्चा बहुत अच्छे से डिजाइन, बहुत अच्छे से लिखेगा इसको, और उसकी जो एनालिसिस वाली स्किल है, ऑब्जर्वेशन वाली जो स्किल है वो कहीं किसी हद तक इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पे मैं बार बार बच्चा कह रही हूँ, पर बच्चे से नहीं, ये काम आपको टीचर से कराना है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट आपने जैसे नेक्स्ट इसी तरीके से गतिविधियां बढ़ती जाएंगी। जैसे गतिविधि का नाम, ये गतिविधि का नाम मैंने गतिविधि 1 कर दी। इसी अध्याय 1 में हम क्या करेंगे, गतिविधि 2। इस तरीके से आप कई गतिविधि रख सकते हैं। एक अध्याय में लगभग 3-4 गतिविधियां आप रख सकते हैं, जितनी आपकी 1.5 घंटे के सेशन में कंप्लीट हो जाए। अब नेक्स्ट गतिविधि में मैंने क्या किया, कोई वीडियो दिखाया, ठीक है, वीडियो दिखा करके पूछा कि खेती एक व्यवसाय की तरह भारत के लोगों के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है। तो वहां पर भी सोचना पड़ेगा, वहां पर भी जो हमारा प्रतिभागी है वहां पर उसको सोचना पड़ेगा, और उसकी जो
स्टेट है, से डिसॉल्व होगी, वो पैसिव स्टेट नहीं होने पाएगी। आंसर करेगा ही करेगा, ठीक है, लिख के दे, ओरली दे, कैसी भी दे, वो आंसर करेगा। फिर अब हम देख रहे हैं कि हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हमारे जो वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। तो हमें हॉट्स का भी ध्यान रखना है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का भी ध्यान रखना है, और हमें उसकी वैल्यूज का भी ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यूज भी उसके अंदर इनकलकेट हो या उसको आत्मसात वो करे। अब एक किसान को उसने देखा, क्योंकि चैप्टर में हमने बात की थी जलवायु तथा वनस्पति पे भी बात की थी, खेती पे भी बात होगी अगर भारत के राज्य हैं तो वहां पे हम ये प्रश्न कर सकते हैं, गतिविधि आयोजित कर सकते हैं कि आप किसानों से क्या मूल्य सीखते हैं। ठीक है, एक ही बंदे से नहीं, मतलब आपने ग्रुप बना दिया और ग्रुप में सबको बांट दिया कि एक एक वैल्यू आप लोग बताएंगे या लिखेंगे, जो भी प्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम जिस्ट की बात करें तो जिस्ट अगर है इस पूरे मॉड्यूल का तो ये चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स में एक्टिविटी डिजाइन करना। इससे पहले मुझे याद है शायद मैं मेरा हेल्थ एंड हाइजीन का मॉड्यूल बन रहा था, उसकी ट्रेनिंग चल रही, नहीं सॉरी, हाँ हेल्थ एंड हाइजीन का मॉड्यूल बन रहा था, तो उसी के नेक्स्ट मुझे सोशल साइंस बनाना था। तो सरवेन सर आए डाइस को, उन्होंने कहा क्या रुचिता क्या खेल कराते रहते हो तुम लोग, कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतरीन करो, कुछ सोच समझ बैठाओ। तो मैंने काफ़ी सोचा और उसके बाद गूगल पे भी सर्च किया और सीबीएसई की भी वर्कशॉप देखी। सीबीएसई अपनी वर्कशॉप कॉन्टिन्यूसली कराता रहता है, हर 2 महीने 1 महीने पे सब्जेक्ट वाइज उनकी होती रहती है। तो इसको मैंने देखा और उनका मैंने एसएसटी का मॉड्यूल, जो एसएसटी का मॉड्यूल था उसको मैंने देखा और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा कि ट्रेनिंग का मतलब गेम्स नहीं, ट्रेनिंग का मतलब आपकी वो एक्टिविटीज, वो मैथडोलॉजी, वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपके कहीं ना कहीं उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को फोकस करे। उनको अगर उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अच्छी है तो जीवन में कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम परेशानी होगी तो उसको सफलता से वो क्या करेगा, उसको कुशलता से सॉल्व कर लेगा। तो ये हमें स्किल रखनी है बच्चों के लिए क्या, टीचर्स के लिए रखनी, फिर वो बच्चों तक जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ, हम ये क्या करेंगे, जैसे हमने अपने सेशंस कंप्लीट कर लिए, इस तरीके के हमने लगभग अध्याय 1 लिखा, हम लगभग 8 अध्याय 10 अध्याय, वो आपके ऊपर है कि आपने आपका टॉपिक किस तरीके का है, कितने चैप्टर्स है, चैप्टर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट। तो ये चीज हो गई। अब जो ट्रेनर्स हैं, ट्रेनर्स को ये ना लगे कि बस हम आए और बस खाना पूर्ति करके ट्रेनर्स नहीं सॉरी, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये ना लगे कि बस हम खाना पूर्ति करके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब जो आपका फैकल्टी हो, जो रिसोर्स फैकल्टी पूरी हो या जो आयोजन करता हो उस ट्रेनिंग का, वो 5 प्रोजेक्ट या 5 असाइनमेंट्स आप अपने डिसाइड कर लीजिए, ठीक है, और थर्ड डे से सेकंड डे आप उनको दे दीजिए। और वो आपको हम बहुत ज़्यादा पन्ने नहीं, लेकिन हाँ 2-2 3-3 पन्ने का वो लोग पेजेस का बना के दे सकते हैं या आप पीपीटी बना के दे सकते हैं, वो उनकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से बना करके देते हैं, वो बना के देते हैं और उसके बाद ही उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाए। तो उन्हें उस सर्टिफिकेट की भी वैल्यू होगी और जो फैकल्टी है जो वहाँ का आयोजन करता है उस ट्रेनिंग का, उसको भी इवैल्यूएट हो जाएगा कि हमारी ट्रेनिंग का इफेक्ट कितना है, कितना लोगों की समझ में आया। पर बशर्ते कि जो आपने टॉपिक प्रोजेक्ट के डिसाइड किए हैं वो जो उनकी ऑब्जर्वेशन की स्किल है, एनालिसिस की स्किल है, एक्सप्लेन करने की स्किल है, अंडरस्टैंडिंग की स्किल है, इस पे फोकस्ड होनी चाहिए। वो कहीं से उनको उतारना ना पड़े कि मैंने गूगल खोला और फटाफट उतार करके रख दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा होगा फर्दर रीडिंग की कंसेप्ट में जो भी आपने मॉड्यूल में आपके टफ शब्द रहे हैं या कठिन शब्द रहे हैं उनको आप यहाँ पर भी मॉड्यूल का आपका नेक्स्ट जो है की कंसेप्ट होगा। ये देखिए यहाँ पे नंबर पड़ा नहीं हुआ है, ये जो आपका 7th है, 7th के बाद आपका 8th आएगा पॉइंट की कंसेप्ट में आप जो आपके कठिन शब्द हैं वो आप लिख दीजिए। तो
अगर आपका नीचे के स्तर पे जाएगा, आपका डाइट है, डाइट से फिर जो आपके नीचे के स्तर पे अगर जाएगा तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी कि किसी अगर कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा तो वो क्लियर डिफाइन करके वहाँ पे लिखा हुआ। फर्दर रीडिंग्स में आपने मॉड्यूल बनाने में किन किन चीज़ों की सहायता ली है, किन बुक्स की, ठीक है। फिर वेबसाइट्स, कौन कौन की वेबसाइट्स का आपने यूज़ किया। यहाँ पे आपकी मूवीज़ हैं, सॉरी ये नॉवेल्स लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर मूवीज़ होंगी। फिर मैंने बात कही, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि उत्कृष्ट प्रोजेक्ट को संलग्न करना। तो आपके पास जो प्रोजेक्ट आए, प्रोजेक्ट का कलेक्शन किया, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी, सॉरी चाहे वो सॉफ्ट कॉपी आई, चाहे वो हार्ड कॉपी आई, आपने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद कुछ पता चल जाता है देख करके कि एक एट ए ग्लांस पता चल जाता है कि किसका कैसा बना है। तो आप उसको देख लीजिए और हमें लग रहा है ग्रेडिंग कर दीजिए। अगर बहुत इतने 50-50 को चेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ग्रेडिंग आप कर सकते हैं। और उसमें से जो अच्छे प्रोजेक्ट हो, मैंने सीबीएसई में देखा है कि जो अच्छे प्रोजेक्ट हो वो उसमें पीछे एनेक्स कर दिए जाते हैं। एक पॉइंट इस पीपीटी में छूटा हुआ है, फिलर एक्टिविटीज या कहें हम ट्रेनिंग एनर्जाइजर। फिलर एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलर एक्टिविटीज के बिना ट्रेनिंग को हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी भी ट्रेनिंग की अगर जो क्या बोले एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट में, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट, तो अगर ट्रेनिंग की एनर्जी लो है तो कुछ समझ में नहीं आएगा और हम जो दे रहे हैं वो 20% भी वो नहीं ले पाएंगे। तो फिलर एक्टिविटीज कॉन्टिन्यूसली मुझे लग रहा है कि फिलर एक्टिविटीज को हमें डालना चाहिए। फिलर एक्टिविटीज का काम क्या है? फिलर एक्टिविटीज पहले तो आपका आइस ब्रेकर का काम करती है और एनर्जी बूस्ट करती है, और जो आपके डॉर्मेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक्टिव करती हैं, और उनको तो ढूंढ के आपको पकड़ना पड़ता है कि भैया आप डॉर्मेंट है, आप आइए एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करिए। और सपोज करिए आपकी क्लास है और क्लास में लाइट चली गई या प्रोजेक्टर ऑफ हो गया या आपका जो रिसोर्स पर्सन है उसी को किसी कारण से लेट हो गया, तो जो गैप आप फिल कर सकते हैं ट्रेनिंग एनर्जाइजर एक्टिविटीज या फिलर एक्टिविटीज के थ्रू। और जैसे मैं कहूँ कि जब हम, और मुझे लगता है कि ये जो आपकी एनर्जाइजर या फिलर एक्टिविटीज है इनको मॉड्यूल में पीछे कलेक्ट कर देना चाहिए, जिससे जो रिसोर्स पर्सन है उसको दिक्कत ना है, उसको ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, लगभग हमें लगता है कि 20-25 एक्टिविटीज फिलर एक्टिविटीज यहाँ पे लिख देनी चाहिए कि जिससे उनको दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं कि जैसे फिलर एक्टिविटीज की एक दो को मैं डिस्कस कर लेती हूँ फिलर एक्टिविटीज में, कि जैसे सारे पार्टिसिपेंट्स को मुझे इंट्रोडक्शन लेना है, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कहा अपना नाम बताइए और नाम से पहले दो आप एडजेक्टिव्स बताइए, पर जो एडजेक्टिव वो सेम लेटर से स्टार्ट होंगे। जैसे मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि रुचिता फनी फैबुलस, तो इस तरीके से आपको नेम फिर आपका एडजेक्टिव, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं फिलर एक्टिविटीज में, जिससे वो जो आपकी डोमिनेंट स्टेट है वो एक्साइटेड स्टेट में चेंज हो जाएगी। अब जैसे आप फॉरेन कंट्रीज की ट्रेनिंग देखिए तो उसमें दिखाते हैं जो रिसोर्स पर्सन होता है वो कहता है आर वी टुगेदर, तो जब वो एक बार कहता है तो जब वो बार बार कहता है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी कई बार कहते हैं और फिर उतने ही जोश के साथ अपने हाथ हिला के ऊपर कहते हैं यस वी आर टुगेदर। तो इस तरीके की जो एनर्जी एक्टिविटीज है वो जरूर इसमें सम्मिलित करना चाहिए। प्लस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना भूल गई हूँ, वैलिडिटी सेशन का तो क्लियर हो गया। प्रतिभागियों के परिचय के लिए गतिविधि, तो जैसे ही आपका ओपनिंग सेशन हुआ तो ओपनिंग सेशन के समय ही हम जो आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी मतलब उनके इंट्रोडक्शन के लिए गतिविधि डिज़ाइन करते हैं, तो वो भी मॉड्यूल में लिखी जाती है। जैसे पार्टिसिपेंट हम लोगों ने हेल्थ एंड हाइजीन में क्या किया था कि जैसे टॉवल बाथ, तो इस तरीके की चिट्स बना करके कांच के बोल में डाल दिया था। उसके बाद सारे लोग आए उठाते हैं, जैसे टीथ ब्रश,
तो इस तरीके की जिसकी शीट जिससे मैच करती हो वो साथ में आ जाए, फिर एक दूसरे का इंट्रोडक्शन बोलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ मैं कि प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातों पर। प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातों पर सबसे इम्पोर्टेंट है प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातों में कि जो आपका हॉल है वो हॉल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला होना चाहिए। उसमें आप पीपीटीज बनवाइए, वीडियोस बनवाइए, या लंच समय भी है तो लंच समय में भी आप पीपीटीज या वीडियो बनवा करके आप लगवा सकते हैं, जिससे जो ट्रेनिंग है वो बहुत मोनोटोनस ना हो और खाना खाते वक्त भी अच्छा फील हो। तो प्रशिक्षण हेतु महत्वपूर्ण बातों में एक तो ये हॉल का एटमॉस्फेयर, प्लस जो आपका ट्रेनर है, ट्रेनर आपका समय पर पहुंचे, ठीक है, उससे अपने सेशन का पता हो कि मेरा सेशन इतने से इतने बजे तक है। प्लस आपका अगर आपका सेशन कंप्लीट हो गया है या ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तो उसका जो रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बनानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, उसकी रिपोर्ट बनाई, तो जब रिपोर्ट बन के रेडी हो जाती है तो हमारे लिए लास्ट टाइम पे जब ब्रोशर बनाना होता है कि भाई SCERT ने क्या क्या किया है, तो ब्रोशर बनाने के समय काफ़ी हेल्पफुल वो रहता है। क्योंकि मुझे याद है कि मेरे समय पे हेल्थ एंड हाइजीन का, योगा का ब्रोशर, कई सारे ब्रोशर्स बने थे, तो रिपोर्ट बनने से ये हमारे लिए आसान हो जाता है कि रिपोर्ट बनने से आसान हो जाता है कि हमें ब्रोशर बनाने में दिक्कत नहीं आती। और हमारे एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे अगर अच्छी चीज़ है तो ब्रोशर है कि भैया SCERT इतने दिनों से क्या करता आ रहा है, ठीक है, SCERT या डाइट लेवल पे क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा के लिए हमें ब्रोशर्स बनाने होते हैं। वो हमारे किससे बनते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग की रिपोर्ट होती है उसी से हमारे ब्रोशर्स तैयार होते हैं, क्योंकि उसमें प्रतिभागों की संख्या होती है और उनके कमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं। धन्यवाद आप सभी को। अभी सेशन मैं ऑफ करती हूँ। धन्यवाद आप सभी का। अभी सेशन मैं ऑफ करती हूँ। आप लोग के जो क्वेश्चंस हो वो आप पूछ सकते हैं। तो नहीं वहाँ से वो जो है वो करें, वहाँ से आप लोग के जो क्वेश्चंस हों वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। देखिए, ये मेरी कोई क्लास नहीं थी, ये मेरे अनुभव थे जो मैंने आपसे साझा किए हैं। ये 4.5 साल के अनुभव हैं और उन्हीं के अनुभवों के आधार पे, जैसे विज्ञान में कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल के बाद कोई हाइपोथेसिस निकलती है, उसी तरीके से इतने सारे प्रैक्टिकल्स किए, प्रैक्टिकल्स करने के बाद ही इतने ये सिद्धांत मैंने खुद बनाए हैं, या मॉड्यूल के लिए खुद ये सिद्धांत अपने तैयार किए कि नहीं ये चीज़ें हम ऐसे रखें तो हम अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और स्टेट या नेशनल लेवल पे हमारी अच्छी पहचान होगी कि भैया उत्तर प्रदेश SCERT अपना काम अच्छे से कर रहा है। आप लोग के क्वेश्चंस तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। अल्टीमेटली थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी।